हेलो एवरीवन। तो आपका फिर से स्वागत है एक नई क्लास के साथ। मैं हूं दीपक सिंह और आप देख रहे हैं एग्री लर्नर्स पॉइंट। तो आज आपके लिए एक नई सीरीज को स्टार्ट किया जा रहा है जिसमें हम बात करेंगे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को जो कि अक्सर आपसे एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें जिससे कि आपके हर एक क्वेश्चन है वीडियो के साथ ही क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले जितने भी यहाँ पर नई स्टूडेंट है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले जिससे कि हमारी जब भी कोई क्लास लगेगी तो उसका नोटिफिकेशन आपको साथ साथ मिलता रहेगा। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज कुछ नया सीख लेते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि हेटेरोसिस क्या होता है। अब याद रखिए यहाँ पर जो वर्ड लिखा हुआ है हेटेरोसिस, इसका हिंदी अर्थ क्या होता है सबसे पहले आप ये जान लीजिए। इसका मतलब होता है संकर ओज। अब आपको यही जानना है, यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं कि संकर ओज किसे बोलाता है। उत्परिवर्तन का प्रवेश, सहज उत्परिवर्तन की उपस्थिति, F1 का जनकों से श्रेष्ठ होने या फिर उपयुक्त सभी। तो याद रखिएगा अगर आपसे पूछा जाता है हेटेरोसिस या फिर आपसे पूछा जाता है संकर ओज तो आपका राइट आंसर क्या होगा। इसको आप एक एग्जाम्पल के तौर पर समझिए कि मान लीजिए आपके पास या फिर जब क्रॉस करवाया जाता है जो जनकों का, तो इससे जो F1 जनरेशन जो पैदा होती है, अगर ये जो जनरेशन है F1 जनरेशन अगर ये दोनों से श्रेष्ठ होती है, ये दोनों क्या है, ए बी क्या है, इनके जनक है। अगर F1 जनरेशन का जो संतति पैदा हुई है अगर उसमें जो करेक्टर है वो उनके जनकों से श्रेष्ठ हो जाता है तो इसी को बोला जाता है हेटेरोसिस। ठीक है, दोबारा से देख लीजिए एक बार कि जब दोनों जनकों से श्रेष्ठ उनकी F1 पीढ़ी होती है तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, याद रखिएगा हेटेरोसिस से बोला जाता है, संकर ओज बोला जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या है, F1 का जनकों से श्रेष्ठ होना। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हो कि निम्नलिखित में से कौन सा बायोगैस का एक प्रमुख घटक होता है। ठीक है, यहाँ पर आपको एक वर्ड हाईलाइट किया गया है, बायोगैस। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे यही तो पूछा गया है कि बायोगैस का जो प्रमुख घटक होता है, जो कंपोनेंट होता है वो कौन सा होता है, एन-ब्यूटेन, एन-प्रोपेन, एसिटिलीन या फिर मीथेन गैस। तो याद रखिएगा अगर आपसे पूछता है बायोगैस का जो मेन कंपोनेंट होता है, मुख्य घटक होता है, तो वो कौन सा होता है, मीथेन गैस होती है। और मीथेन गैस का आप सिंबल तो जानते ही होंगे, इसका जो सिंबल होता है ये होता है CH4। इसके साथ साथ याद रखिएगा आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो मीथेन गैस है ये कहाँ से निकलती है, तो ये निकलती है धान के खेतों से निकलती है। कहाँ से निकलती है, धान के खेतों से निकलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हो कि बीज को किस वनस्पति के रूप में परिभाषित किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर आपको ऑप्शंस के अकॉर्डिंग डिफाइन करना है कि सीड क्या है। परिपक्व बीजांड होता है, परिपक्व अंडाशय होता है, परिपक्व एंडोस्पर्म होता है या फिर परिपक्व भ्रूण होता है। ऑप्शंस को सही देख लीजिए, उसके अकॉर्डिंग आपको राइट आंसर बताना है कि सीड को आप किस प्रकार से डिफाइन करोगे कि सीड होता क्या है। तो याद रखिएगा अगर आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछाता है कि सीड होता क्या है या फिर आपको बाई चांस कोई पूछ लेता है कि सीड की डेफिनेशन बताइए, तो आप आसानी से बता सकते हो कि परिपक्व बीजांड को ही सीड बोला जाता है। परिपक्व बीजांड को ही सीड बोला जाता है, बीज बोला जाता है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हो कि निम्न में से भैंस की कौन सी नस्ल उच्च उत्पादक है। ठीक है, यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया है, उच्च उत्पादक नस्ल कौन सी है। सबसे पहले आप ऑप्शंस देख लीजिए, उसके अकॉर्डिंग आपको राइट आंसर बताना होगा कि मुर्रा, लाल सिंधी, थारपारकर या फिर जर्सी। तो अब यहाँ पर याद रखिएगा भैंस की आपसे पूछी गई है और कौन सी पूछी गई है, उच्च उत्पादक नस्ल आपसे पूछी गई है। तो वो कौन सी होती है, याद रखिएगा मुर्रा नस्ल होती है। कौन सी होती है, मुर्रा नस्ल की भैंस होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो कि किस वैज्ञानिक ने स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज की। याद रखिएगा यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया है कि स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज किसके द्वारा की गई थी। सबसे पहले आप देख लीजिए कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, सैलमैन, लुइस पास्चर या फिर सिडनी ब्रेनर। तो याद रखिएगा अगर आपसे पूछा था स्ट्रेप्टोमाइसिन तो इसकी जो खोज की गई थी ये किया गया था, याद रखिएगा सैलमैन के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी इसकी खोज, ये की गई थी सैलमैन के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हो जिसमें आपसे पूछा गया है कि निम्न में से किस फसल की खेती के लिए सबसे अधिक पानी की आवश्यकता होती है। ठीक है, यहाँ पर आप दोनों को समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं कि चावल, अरहर,
बाजरा या फिर गन्ना। क्या बताना है आपको, क्वेश्चन को दोबारा से पढ़िए कि सबसे ज़्यादा अधिक पानी की आवश्यकता किसे होती है, मतलब सबसे ज़्यादा जो वाटर रिक्वायरमेंट होती है वो किस फसल की होती है। अब यहाँ पर आपको दोनों में कन्फ्यूज हो रहा होगा, एक होती है चावल, एक होता है गन्ना। तो अब इन दोनों की कितनी कितनी होती है और राइट आंसर कौन सा होगा ये आपको समझने की ज़रूरत है। ठीक है, तो अब यहाँ पर याद रखिएगा कि अगर आपसे पूछता है चावल, तो चावल की तो कितनी होती है, तो राइस की कितनी होती है, याद रखिएगा ये होती है 900 से 2500। दोबारा से देख लीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करना कि चावल की कितनी होती है, 900 से 2500 mm होती है। लेकिन अगर हम बात करते हैं गन्ना, तो गन्ना की जो जलमांग होती है ये कितनी होती है, याद रखिएगा ये होती है 1500 से 2500 mm होती है। mm मतलब मिलीमीटर। ठीक है, दोबारा से देख लीजिए कि अगर आपसे पूछा जाता है कि जलमांग सबसे ज़्यादा किसकी होती है, तब आपको आपके माइंड में 2 पॉइंट हमेशा याद आनी चाहिए कि चावल की जलमांग कितनी होती है, 900 से 2500 mm होती है, और गन्ना की कितनी होती है, 1500 से 2500 mm होती है। अब आपको यहाँ पर स्पष्ट क्लियर हो चुका होगा कि इनमें से सबसे ज़्यादा जलमांग किसकी होती है। याद रखिएगा, यहाँ पर आप मिनिमम पॉइंट की ओर देखिए कि चावल का कितना होता है, मिनिमम पॉइंट वो होता है 900, और अगर हम बात करते हैं गन्ना, तो इसकी जो मिनिमम पॉइंट है वो कौन सा है, 1500। मतलब जो हाईएस्ट जलमांग होती है वो किसकी होती है, गन्ना की होती है। तो आपका राइट आंसर क्या है, याद रखिएगा ये होगा फोर्थ ऑप्शन इज राइट आंसर, गन्ने की जलमांग सबसे अधिक होती है। ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, उससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है और अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो पास का बेल आइकन आएगा तो इसे ऑल पर जरूर दबा दे, जिससे कि हमारी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको साथ साथ मिलता रहे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हो, जिसमें आपसे पूछा गया है कि टमाटर किस कुल का सदस्य होता है। अब यहाँ पर याद रखिएगा क्या पूछा गया है, टमाटर किस कुल का सदस्य होता है, मतलब फैमिली आपसे पूछी गई है। पहले आप ऑप्शंस देख लीजिए कि सोलानेसी, लेग्यूमिनेसी, क्रूसिफेरी या फिर कुकुरबिटेसी। तो याद रखिएगा अगर आपसे पूछता है टमाटर, तो टमाटर किस कुल का सदस्य होता है, ये होता है सोलानेसी का होता है। किसका होता है, सोलानेसी का सदस्य होता है। इसके साथ साथ एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए कि टमाटर, वैसे याद रखिएगा अगर सामान्यतः देखी जाती है तो जितनी भी जो सब्जियां होती है, जितनी भी जो सब्जियां होती है ये क्या होती है, सारी नेचर की होती है, सारी प्रकृति की होती है। लेकिन अगर हम बात करते हैं टमाटर, तो टमाटर याद रखिएगा सारे प्रकृति का नहीं होता, बल्कि क्या होता है, कि अम्लीय प्रकृति का होता है। किस प्रकार का होता है, अम्लीय प्रकृति का होता है। ठीक है, अपवाद स्वरूप आप मान सकते हो कि टमाटर एकमात्र ऐसी फसल है, एकमात्र ऐसी सब्जी फसल है जो क्या होती है, अम्लीय होती है। लेकिन जितनी भी जो सब्जियां है टमाटर को छोड़कर वो सभी क्या होती है, सारी प्रकृति की होती है। ठीक है, और जितने भी जो फल होते हैं वो सभी क्या होते हैं, अम्लीय नेचर के होते हैं, अम्लीय प्रकृति के होते हैं। ठीक है, दोनों पॉइंट को आप नोट कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे कभी भी ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो, जिसमें आपसे पूछा गया है कि भारत में नाइट्रोजन के स्रोत के रूप में प्रयुक्त उर्वरक कौन सा है। याद रखिएगा क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है कि नाइट्रोजन के स्रोत के रूप में किस उर्वरक का प्रयोग सामान्यतः किया जाता है, मतलब सबसे ज्यादा किया जाता है, उसको आपको यहाँ पर बताना है। पहले आप ऑप्शंस देख लीजिए कि पोटेशियम नाइट्रेट, यूरिया, जिप्सम या फिर सिंगल सुपर फास्फेट। तो आपका राइट आंसर क्या है, आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हो। तो अगर हम बात करते हैं, याद रखिएगा नाइट्रोजन के स्रोत के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, तो ये क्या ऐसा है, याद रखिएगा यूरिया का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, यूरिया का प्रयोग किया जाता है, जिसमें याद रखिएगा 46%, जिसमें 46% क्या होता है, नाइट्रोजन होता है। और अगर हम बात करते हैं इसमें जो नाइट्रोजन होता है ये किस रूप में होता है, किस फॉर्म में होता है, तो ये होता है एमाइड फॉर्म में होता है। किस रूप में होता है, एमाइड रूप में होता है। ठीक है, दोनों पॉइंट याद रखिएगा, दोनों ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यूरिया में कितना परसेंट नाइट्रोजन पाया जाता है, 46% पाया जाता है। कितना पाया जाता है, 46% पाया जाता है। और जो नाइट्रोजन होता है ये किस रूप में पाया जाता है, ये पाया जाता है एमाइड रूप में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हो कि सेरिकल्चर उत्पादन प्रणाली में क्या होता है।
आप ऐसे भी मान सकते हो कि जो सेरिकल्चर जो वर्ड है इसमें किसका अध्ययन किया जाता है, या फिर जो सेरिकल्चर जो ब्रांच होती है इसमें किसका अध्ययन किया जाता है, मधुमक्खी पालन का, रेशम कीट पालन का, केचुआ पालन का, या फिर मछली पालन का। तो अगर हम बात करते हैं, याद रखिएगा सेरिकल्चर, तो सेरिकल्चर में किसका प्रयोग किया जाता है या फिर किसका अध्ययन किया जाता है, ये किया जाता है रेशम कीट पालन का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, एक कॉमन क्वेश्चन है, आप सभी को पता होना चाहिए कि सेरिकल्चर किससे संबंधित है, रेशम कीट पालन से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे जो कि काफी अच्छा क्वेश्चन है और एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बैंगन में लिटिल लीफ रोग किसके कारण होता है। तो याद रखिएगा, अगर आपसे पूछता है बैंगन में जो लिटिल लीफ होता है, छोटी पत्ती जो रोग होता है, ये किसके कारण होता है, वायरस के कारण, माइकोप्लाज्मा के कारण, निमेटोड के कारण, या फिर बैक्टीरिया के कारण। तो आपको क्या लगता है इसका राइट आंसर क्या होगा, आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो या फिर आप देख सकते हो। याद रखिएगा, एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप नोट कर लीजिए क्योंकि ये भी क्वेश्चन आपसे कभी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बैंगन में लिटिल लीफ रोग किसके कारण होता है। तो ये होता है, याद रखिएगा, माइकोप्लाज्मा के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, याद रखिएगा, माइकोप्लाज्मा के द्वारा होता है। ठीक है, याद रखिएगा किसके द्वारा होता है, माइकोप्लाज्मा के कारण होता है। ठीक है, तो आज की क्लास को बस यहीं पर विराम देते हैं। इसके साथ साथ आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं फिर से नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।